हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा। आई नो आज मैं यहाँ पे लैपटॉप से आपकी क्लासेस ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है और जिसके कारण यूपीएस उतनी देर मेरे डिजिटल बोर्ड को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। बट हमें तो पढ़ने से मतलब है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ से मतलब है। सो यहाँ पर हम 6 अगस्त के ऑल द इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो। ओके, पहले भी जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है कि पहले मैं इसी तरीके से कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे ही पढ़ाया करती थी एंड आज हम इस क्लास को लैपटॉप पर ही डिस्कस करेंगे। कल से ऑब्वियस सी बात है हम अपने बोर्ड पर क्लासेस को करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम 6 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशंस क्या क्या हैं, सबसे पहले बात करेंगे इस पर्टिकुलर डे में हम कौन सा इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं या कौन सा इंपॉर्टेंट डे आज है। देन हम बात करेंगे पर्सन इन न्यूज़। आज हम यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जहाँ से 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 100% आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट पर्सन से, क्योंकि एसएससी ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। मैं आज आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी पर डिस्कशन करने वाली हूँ। पर्सन इन न्यूज़ के बाद हम नेशनल इवेंट्स और स्टेट इवेंट्स को डिस्कस करेंगे एंड वीडियो के एंड में लॉट्स ऑफ एमसीक्यू होंगे विद क्वेश्चन ऑफ द डे। सो क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का इंपॉर्टेंट डे तो देखेंगे 6 अगस्त। 6 अगस्त को 1945 में यूएसए ने बॉम्ब गिराया था, बॉम्ब ड्रॉप किया था। वो भी कैसा बॉम्ब था? वो न्यूक्लियर बॉम्ब था। कहाँ पर? हिरोशिमा पे। सो हिरोशिमा एक शहर है जो कि जापान में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए 6 अगस्त को हम हिरोशिमा डे के रूप में याद करते हैं। तो आज हम हिरोशिमा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके 3 दिन के बाद मतलब 9 अगस्त को, सो 9 अगस्त को यूएसए ने अगेन एक बॉम्ब ड्रॉप करने का काम किया था। कहाँ पर? नागासाकी में। सो नागासाकी डे आपको 9 अगस्त में देखने को मिल जाएगा। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा डे एंड 9 अगस्त को नागासाकी डे होता है। इन दोनों बॉम्ब्स के गिरने के बाद, क्योंकि जब हिरोशिमा पे बॉम्ब ड्रॉप किया गया था तो लगभग 80,000 लोगों की जान चली गई थी। वहीं अगर जब नागासाकी में बॉम्ब को ड्रॉप किया गया था तो 40,000 लोगों की जान चली गई थी। जिसके बाद 14 अगस्त 1945 में जापान ने सरेंडर कर दिया था। ये वो समय है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था हमारी कंट्री में, या पूरे वर्ल्ड में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, पूरे विश्व में जब द्वितीय विश्व युद्ध था, तब की घटना आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो हिरोशिमा डे 6 अगस्त को होता है 1945 में। यूएसए ने एक बॉम्ब ड्रॉप किया था हिरोशिमा पे। यू कैन सी मैप। हिरोशिमा की लोकेशन आपको क्लियर हो जाएगी। और इस बॉम्ब का कोड नेम क्या था? लिटिल बॉय। तो हिरोशिमा पे जो बॉम्ब ड्रॉप किया गया था उसका कोड नेम लिटिल बॉय था एंड नागासाकी पे जो बॉम्ब ड्रॉप किया गया था उसका कोड नेम आपको फैट मैन देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को हम कौन सा डे देखते हैं तो वो हमने देख लिया। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में जो रिसेंटली न्यूज़ में है। सबसे पहले जो न्यूज़ में है उनका नाम है मनु भाकर। और मनु भाकर काफ़ी दिनों से न्यूज़ में देखने को मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि ये पहली इंडियन वीमेन शूटर है जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता है। मनु भाकर फर्स्ट फीमेल शूटर है जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता है। 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल इवेंट में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। इसके अलावा मिक्स्ड इवेंट में जब इनके पार्टनर सरबजोत सिंह थे, और सरबजोत सिंह का एसोसिएशन भी आपको देखने को मिलेगा किससे? तो सरबजोत सिंह भी एसोसिएटेड है आपके शूटिंग कैटेगरी से। तो इन दोनों ने मिलकर भी 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल इवेंट में ब्रोंज मेडल जीता है। तो सिंस इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के बाद ये पहली प्लेयर बन गई हैं जिन्होंने एक सिंगल इवेंट में 2 मेडल जीते हैं और दोनों की दोनों मेडल ब्रोंज मेडल है। 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में इन्होंने मेडल जीता है। इसके बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है पीटी उषा। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा और चीफ दे मिशन, यहाँ पर जो ओलंपिक हम खेल रहे हैं तो इसके जो चीफ दे मिशन है वो कौन है? आंसर हो जाएगा गगन नारंग। गगन नारंग भी एक शूटर है और उन्होंने अनाउंस किया है कि जो आपकी क्लोजिंग सेरेमनी होगी तो क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन होंगी? मनु भाकर होंगी। सो मनु भाकर हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग 2 ब्रोंज मेडल एट द पेरिस गेम
is said to be India's flag bearer at the Olympic closing ceremony। तो ओलंपिक की जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी उसमें फ्लैग बियरर कौन होंगी? मनु भाकर होंगी। अभी मेल प्लेयर्स के नाम अनाउंस नहीं किए गए हैं कि मेल प्लेयर कौन होंगे, अभी ये नाम सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी काफी सारे इंपॉर्टेंट मेल प्लेयर्स के जो भी टूर्नामेंट हैं वो बाकी हैं, जैसे कि नीरज चोपड़ा जी के गेम बाकी हैं, लक्ष्य सेन का गेम बाकी है। उसके बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये फैसला लेगी कि नेक्स्ट फ्लैग बियरर या क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर मेल कैटेगरी में कौन होगा। हमको लेकिन मनु भाकर का नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट नाम आपको अपकमिंग एग्जाम में मिल जाएगा। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है लक्ष्य सेन, और लक्ष्य सेन का एसोसिएशन बैडमिंटन से है। इसके अलावा ये पहले मेल शटलर या पहले मेल बैडमिंटन प्लेयर बन गए हैं जो कि सेमीफाइनल में पहुंचे हैं ओलंपिक्स के। तो ओलंपिक्स के सेमीफाइनल्स में पहुंचने वाले पहले मेल शटलर या पहले मेल बैडमिंटन प्लेयर कौन बन गए हैं? लक्ष्य सेन बन गए हैं। इन्होंने चाइनीज ताइपी के चाउ तेन सेन को डिफीट करने का काम किया था क्वार्टर फाइनल में, और सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमारा बैडमिंटन में परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फीमेल कैटेगरी में हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन मेल शटलर पहली बार है जो कि सेमीफाइनल में ओलंपिक्स में पहुंचे हैं। अगर हम फीमेल कैटेगरी में बात करेंगे तो आपको दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी देखने को मिलेंगी, साइना नेहवाल इन 2008 और पीवी सिंधु ने 2021 में ब्रोंज मेडल जीता था बैडमिंटन में ओलंपिक्स में। वहीं अगर आप 2016 के रियो ओलंपिक्स के बारे में बात करें तो किदाम्बी श्रीकांत भी एसोसिएटेड है बैडमिंटन से, और ये क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले बैडमिंटन प्लेयर कौन बन गए हैं? लक्ष्य सेन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब यहाँ पे जब पेरिस ओलंपिक की बात हो रही है तो हम सर्बिया के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर जिनका नाम है नोवाक जोकोविच, उन पर भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये 5th नंबर के प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने गोल्डन स्लैम टाइटल रिसीव किया है। अब ये गोल्डन स्लैम क्या होता है? तो हम सभी को पता है कि पूरे साल भर में 4 इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। 4 इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यूएस ओपन है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन है। तो ये 4 आपको ग्रैंड स्लैम देखने को मिल जाएंगे। इन चारों ग्रैंड स्लैम जीतने के अलावा जो भी पर्सन ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल जीतता है, तो उसको गोल्डन स्लैम टाइटल दिया जाता है। तो ये 5वें नंबर के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर बन गए हैं नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं और जिन्होंने इस एलाइड क्लब को ज्वाइन किया है और गोल्डन स्लैम जीता है। ठीक है, क्योंकि अभी जो ऑन गोइंग आपके पेरिस ओलंपिक चल रहे हैं उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इसलिए इनका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके पहले कुछ प्लेयर्स थे जिन्होंने इस क्लब को ज्वाइन किया था, जैसे कि राफेल नडाल जो कि आपको फ्रांस के देखने को मिल जाएंगे, सेरेना विलियम्स यूएसए से हैं, वहीं एंड्रे एगेसी भी आपको यूएसए की प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर देखने को मिल जाएंगी, एंड स्टीफी ग्रास, और ये आपको जर्मनी की देखने को मिलेंगी। तो ये 4 ऐसे पर्सन रहे हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम के साथ साथ ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल जीता है। और अब 5th नंबर के टेनिस प्लेयर कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच बन गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बोइंग के बारे में। आई होप आप लोग ने बोइंग के बारे में पहले भी सुना होगा। ठीक है, बोइंग कंपनी का फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो वर्जीनिया में यूएसए में हुआ था, जिसके फाउंडर विलियम ई बोइंग है। इस कंपनी के न्यू सीईओ के नाम को अनाउंस किया गया है, और बोइंग के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो बोइंग के नए सीईओ बन गए हैं केली ऑटबर्ग आपको नए सीईओ देखने को मिल जाएंगे। इनका टेन्योर 8 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आपको बोइंग के नए सीईओ के बारे में याद रखना है। चलिए अब बात करेंगे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो रिसेंटली आरबीआई ने अप्रूवल दिया है फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ एमडी एंड सीईओ ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो 2 सालों के लिए वापस से एमडी एंड सीईओ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के किसे अपॉइंट किया गया है बाय द आरबीआई? आंसर हो जाएगा इंद्रजीत कैमोत्रा। ठीक है, इंद्रजीत कैमोत्रा इनका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का फॉर्मेशन सेंटर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और भारत पे ने मिलकर किया था। ठीक है, अब यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर से एसोसिएटेड कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, जैसे कि हमने रिसेंटली डिस्कस किया है नेशनल हाउसिंग बैंक के नए एमडी कौन बने हैं? संजय शुक्ला बने हैं। वहीं
सिडबी, सिडबी के नए सीएमडी कौन बने? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नए जो चेयरमैन हैं उनका नाम है मनोज मित्तल और इन्होंने एस रमन को रिप्लेस किया है। वहीं एमडी एंड सीईओ ऑफ फेडरल बैंक कौन बने हैं? केबीएस मनियन बने हैं। होल टाइम डायरेक्टर ऑफ साउथ इंडियन बैंक डॉल्फी जोस को बनाया गया है। वहीं एमडी एंड सीईओ ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक अरुण कुमार बंसल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ बैंकिंग से रिलेटेड आपको अपॉइंटमेंट देखने को मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे जेनेट यांग के बारे में। जेनेट यांग री इलेक्टेड फिल्म एकेडमिक प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर जो मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस, इसके तीसरी बार प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं जिनका नाम जेनेट यंग है। ये फिल्म प्रोड्यूसर है जेनेट यंग और ये थर्ड टाइम री इलेक्ट हुई हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। इसका फॉर्मेशन 11 मई 1927 को लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में हुआ था। डन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो आज हमने डिस्कस की। चलिए अब कुछ और पर्सन है जो हम डिस्कस करेंगे जिनकी डेथ हुई है, मतलब ऑबिचुरीज को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपडेट है। आज मॉर्निंग 9 AM पे आपको एक इम्पॉर्टेंट सेशन देखने को मिला था जिसमें हमने जुलाई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट को डिस्कस किया था। आई होप आपने इसको देख लिया होगा। इसके अलावा अगर आप एप्लीकेशन पे विजिट करेंगे तो एप्लीकेशन पे आपको ये 6 मंथ की मैगजीन भी देखने को मिल जाएगी जिसमें जनवरी से लेकर जून मंथ के मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हुए हैं। सो आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम क्लास की पीडीएफ के बारे में बात करें, सो पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। सिंपली सर्च कीजिएगा यहाँ पर पूजा जैन क्लासेस, पूजा जैन क्लासेस, ये आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल होंगी और वहाँ पर आपको डेली करेंट अफेयर्स, वीकली करेंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो मिल जाती है। इसके अलावा आपको मैगजीन भी मिल जाएंगी और पिछले 5 साल के जो पीवाईक्यूज है वो भी वहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा आप टेलीग्राम के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम से भी आपको डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, वो सारे फ्रेंड्स जो किसी भी वन डे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे अगर आप पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं क्लास में। ठीक है, आइए अब कुछ और पर्सन को हम डिस्कस करते हैं। चलिए अब यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि वेटरन भरतनाट्यम डांसर यामिनी कृष्णमूर्ति डाय। यामिनी कृष्णमूर्ति एक बहुत ही फेमस भरतनाट्यम डांसर है। इसके अलावा इनका एसोसिएशन उड़ीसी डांसर से भी रहा है। उड़ीसी डांसिंग के अलावा इनका एसोसिएशन कुचिपुड़ी डांसिंग से भी रहा है। एंड शी पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 83। इसके अलावा अगर आपको याद रखना है वो है यामिनी कृष्णमूर्ति को कई सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि 1968 पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, फिर 2001 में पद्म भूषण अवार्ड एंड 2016 में पद्मश्री अवार्ड। मतलब हमारे जो तीनों पद्म अवार्ड हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तीनों अवार्ड यामिनी कृष्णमूर्ति को मिले थे। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी इन्हें दिया गया था इन 1977। She trained under the legendary भरतनाट्यम डांसर रुक्मणी देवी अरुंडले। तो रुक्मणी देवी अरुंडले से भी एग्जाम एसएससी ने प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है। ठीक है, इनका एसोसिएशन भी भरतनाट्यम से था और इन्होंने ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी किसको? यामिनी कृष्णमूर्ति को। शी पास्ड अवे रिसेंटली। याद रखना इनका नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला नाम आता है वेटरन गांधीयन शोभना रनाडे, पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 100। तो इनका रिलेशन आपकी गांधी मूवमेंट से रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है जिसका नाम है पद्म भूषण इन 2001। इनके सोशल वर्क के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। इन्होंने सेटअप किया है गांधीयन नेशनल मेमोरियल सोसाइटी। तो आगा खां पैलेस जो पुणे में है वहां पर गांधी नेशनल मेमोरियल सोसाइटी का वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर आप कह सकते हो कि वो आपको देखने को मिलेंगी, शोभना रनाडे। इसके अलावा इन्होंने चिल्ड्रन विलेज जिसका नाम है बाल ग्राम, तो बाल ग्राम इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया था जिसमें कई सारे ऑर्फन विलेजेस या ऑर्फन जो बच्चे हैं उनको बेसिकली वहां पर 100 ऑफ ऑर्फन बच्चों को बेसिकली होम प्रोवाइड किया गया है अंडर द बाल ग्राम। तो इनके सोशल वर्क के कारण इनको पद्म भूषण भी दिया गया था 2001 में। शी पास्ड अवे रिसेंटली, इनकी डेथ हो गई रिसेंटली। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रिलीज कॉमरेटिव स्टैम्प फॉर द 33rd पेरिस ओलंपिक। तो अभी 33rd पेरिस ओलंपिक्स हो रहे हैं और इस पेरिस ओलंपिक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 स्टैम्प्स इशू किए हैं। 4 स्टैम्प्स इशू किए हैं रिलीज बाय द मिनिस्टर, जिसमें डिपिक्ट हुए हैं 5 गेम्स, 5 ओलंपिक स्पोर्ट्स को डिपिक्ट किया गया है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है जेवलिन थ्रो आपको देखने को मिल जाएगा, सेलिंग देखने को मिल जाएगा,
जेवलिन थ्रो, सेलिंग के अलावा आपको क्या मिल जाएगा, हॉकी फील्ड मेंशन है यहाँ पे, टेबल टेनिस मेंशन है। ठीक है, तो ये आपके स्पोर्ट्स हैं जिस स्पोर्ट्स में डिपिक्ट करते हुए 4 स्टैम्प्स को रिसेंटली अनवील किया गया है बाय द गवर्नमेंट। तो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया and Communication Minister Jyoti Aditya Scindia jointly released commemorative postage stamp celebrating the 33rd Olympic Paris 2024 in the न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे जब हम ओलंपिक्स की बात करते हैं तो ये जो फंक्शन हुआ था, ये जो इवेंट हुआ था जिसमें स्टैम्प को इशू किया गया, इस इवेंट में पेरिस ओलंपिक ब्रोंज मेडलिस्ट शूटर सरबजीत सिंह शामिल हुए थे, स्टेपल चेस एथलीट सुधा सिंह को इनवाइट किया गया था और फॉर्मर क्रिकेटर आकाश चोपड़ा इस इवेंट में इंक्लूड हुए थे। अगर हम इंडिया के कुछ प्लेयर्स के बारे में बात करें जिन्होंने मेडल अचीव किया है, जैसे कि इंडिया हैज वॉन गोल्ड मेडल इन द जेवलिन एट द ओलंपिक्स 2020 के जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। इंडियन मेंस हॉकी टीम हैज वॉन 12 मेडल, 8 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 3 ब्रोंज मेडल इन द ओलंपिक्स। और जो हमारे 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसमें भी हमने ब्रोंज मेडल जीता था हॉकी टीम ने। लियांडर पेस इज द ओनली इंडियन टू विन अ मेडल इन द टेनिस एट द ओलंपिक्स, इसलिए इनका नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने एटलांटा ओलंपिक्स में ब्रोंज मेडल जीता था, इसलिए हमें लियांडर पेस का नाम याद रखना और इनको रिसेंटली हॉल ऑफ फेम में भी इंक्लूड किया गया है, राइट। आंध्र प्रदेश रिसीव जीवन दान अवार्ड। तो जीवन दान अवार्ड किसको मिला है, आंध्र प्रदेश को मिला है। क्यों मिला है, ऑर्गन डोनेट करने के लिए। ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम आंध्र प्रदेश रिसीव द जीवन दान अवार्ड इन रिकॉग्निशन फॉर इट्स सर्विस इन द ऑर्गन डोनेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन। यहाँ पर 3rd ऑफ अगस्त को इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट किया गया था और ये 14th नंबर का एडिशन था। सिंस 2010 हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी ओकेजन पे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को जीवन दान अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ अवेयरनेस कैंपेन्स को रन किया था और लोगों को इनकरेज किया कि आपको अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहिए। वहीं तेलंगाना गवर्नमेंट को बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है फॉर द जो डेड बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उसको डोनेट और ट्रांसप्लांट करने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट को फर्स्ट अवार्ड मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे, टाटा ग्रुप अनवील 27,000 करोड़ रुपीज सेमीकंडक्टर फैसिलिटी इन द आसाम। तो यहाँ पे टाटा ग्रुप 27,000 करोड़ रुपीस का ग्रीन फील्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी ओपन करने जा रहा है आसाम में। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। ग्रीन फील्ड सेमीकंडक्टर असेंबली का मतलब यह है कि आप स्क्रैच से, बिल्कुल बिगनिंग से इस सेमीकंडक्टर फैसिलिटी को सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, आने वाले समय में हमारी जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी और हम यहाँ पे नंबर ऑफ चिप्स को बनाकर एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, तो हमारा सेमीकंडक्टर मार्केट बूस्ट होगा, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनलाइज बाय द नेक्स्ट ईयर। ऐसा उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर तक ये ऑपरेशन में आ जाएगा और इसकी कैपेसिटी 15 बिलियन चिप इसमें एनुअली इसको रेडी करने की कैपेसिटी होगी। तो 27,000 करोड़ रुपीस इसमें टाटा ग्रुप इन्वेस्ट करने वाला है, जिससे 27,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स भी क्रिएट होगी इन द आसाम स्टेट। अगर हम आसाम के बारे में बात करें तो दिसपुर इसकी कैपिटल है। हेमंत विश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, जो कि पहले सिक्किम के गवर्नर थे और अभी रिसेंटली 32 नंबर के गवर्नर ऑफ आसाम अपॉइंट हुए हैं और इनके पास एडिशनल चार्जेस मणिपुर के भी हैं। इनको एडिशनल चार्जेस मणिपुर के भी दिए गए हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट कौन मिल जाएंगे, मिस्टर जस्टिस विजय बिश्नोई है। काजी नीमू को स्टेट फ्रूट डिक्लेयर किया गया है बाय द आसाम गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट है आरबीएल बैंक बिकम द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक टू मर्ज यूपीआई एंड एनसीएमसी इन रुपे क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया है, एक होती है यूपीआई फैसिलिटी और एक होती है एनसीएमसी। एनसीएमसी का मतलब है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड फीचर। जैसे कि आप फ्रिक्वेंटली बस में, मेट्रोस में ट्रेवल करते हैं तो बार बार आपको टिकट ना लेना पड़े, तो आपको एक एनसीएमसी कार्ड मिल जाता है जिसको आप टाइमली रिचार्ज कराते जाते हो, जिससे आप मेट्रोज में, रेलवे में, बसेस में, टोल पार्किंग हो गई या फिर आपकी पार्किंग्स वगैरह में आपको बार बार यहाँ पे मतलब पैसा ना देना पड़े। आपने एक बार रिचार्ज करा लिया, कंटिन्यूसली उससे ही डिडक्ट होता जाएगा। ये आपकी एनसीएमसी फैसिलिटी होती है। सो आरबीएल बैंक हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू रुपे क्रेडिट कार्ड इंटीग्रेटेड बोथ यूपीआई एंड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड फीचर। तो फॉर द फर्स्ट टाइम किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक ने इस तरीके के क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है जिसमें यूपीआई और एनसीएमसी दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, दिस इंटीग्रेशन अलाउ कार्ड होल्डर्स टू मेक पेमेंट बाय यूपीआई एंड गेट hassle free travel with the NCMC feature।
आरबीएल बैंक का फॉर्मेशन 1934 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। इसकी टैगलाइन है अपनों का बैंक। आरबीएल बैंक की टैगलाइन क्या है? अपनों का बैंक टैगलाइन है। नेक्स्ट है आरबीआई कैंसिल लाइसेंस ऑफ 78 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सिंस 2014। सो यहाँ पर एक डेटा पब्लिश हुआ है, बेसिकली अभी एक डॉक्यूमेंट पेश किया गया था इन द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में डॉक्यूमेंट पेश किया गया जिसमें इन्होंने बताया कि 2014 से अभी तक, मतलब 2024 तक, यहाँ पे आरबीआई ने 78 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लाइसेंस को कैंसिल करने का काम किया है। और जो 46% वेटेज है वो महाराष्ट्र में है। मैक्सिमम नंबर ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जिनके लाइसेंस को कैंसिल किया गया है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है 36 बैंक्स। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में 14 बैंक्स और महाराष्ट्र में 8 बैंक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। रीजन क्या था? तो रीजन था कि इनके पास प्रॉपर कैपिटल नहीं थी, कैपिटल की कमी थी, पुअर अर्निंग थी, प्रॉपर रोड मैप नहीं था किस तरीके से आपको अर्न करना है। तो ये कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण 78 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लाइसेंस को आरबीआई ने सिंस 2014 कैंसिल किया है। ये डॉक्यूमेंट पेश किया गया था रिसेंटली इन द पार्लियामेंट। इसके अलावा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च 4 न्यू एप्लीकेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज। तो यहाँ पे हमारे जो नए क्रिमिनल लॉज है जो कि 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं हमारी कंट्री में, उनको प्रॉपर एग्जीक्यूट करने के लिए 4 न्यू एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है बाय द अमित शाह। ठीक है, ये 4 नए एप्लीकेशन का जो इवेंट है ये चंडीगढ़ में हुआ था। चंडीगढ़ में इन 4 नए एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। कौन कौन से एप्लीकेशन है? ई साक्ष्य एप्लीकेशन, न्याय सेतु, न्याय श्रुति एंड e-summon application to ensure the smooth implementation of 3 new criminal laws in the country। अब क्या क्या है ये एप्लीकेशन? जैसे कि पहला है ई साक्ष्य एप्लीकेशन। तो आपकी जो भी वीडियोग्राफी है, टेस्टिनोमी है या फोटोग्राफी है, जो भी आपके केस में इन्वॉल्व है, इन सबको आप इसके सर्वर में अपलोड करोगे। तो रियल टाइम बेसिस पे कोर्ट भी इसकी, ये जो भी आपने इन्वेस्टिगेशन किया है, तो कोर्ट भी इस इन्वेस्टिगेशन को देख पाएगा यूजिंग द ई साक्ष्य एप्लीकेशन। नेक्स्ट है ई समन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे कोर्ट किसी भी इंडिविजुअल को इलेक्ट्रॉनिकली समन भेज सकता है और कोर्ट में उपस्थित होने का ऑर्डर दे सकता है। न्याय सेतु क्या है? तो एक डैशबोर्ड है जो कि पुलिस, मेडिकल, फॉरेंसिक, प्रोसिक्यूशन एंड प्रिजनर अथॉरिटी को यहाँ पर इंटीग्रेट करेगा एक सिंगल पोर्टल में, जिससे जो सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर हो सके। न्याय श्रुति एप्लीकेशन विल इनेबल द कोर्ट टू हियर विटनेस वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो कोई विटनेस है जो कि प्रेजेंट नहीं हो सकता कोर्ट में, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसकी टेस्टिनोमी को या उसके जो भी बातें उसकी हैं उसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जा सकता है अंडर द न्याय श्रुति एप्लीकेशन। तो ये 4 एप्लीकेशन रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं बाय द अमित शाह। नाउ बात करते हैं अबाउट द 3 न्यू क्रिमिनल लॉज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे 3 जो क्रिमिनल लॉज है उनका नाम है भारतीय न्याय संहिता, जिसने रिप्लेस किया है इंडियन पीनल कोड 1860 को। नेक्स्ट है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसने रिप्लेस किया हमारा सीआरपीसी 1973 को। एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसने रिप्लेस किया है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। ये 1 जुलाई से हमारे अप्लाई हो चुके हैं हमारी कंट्री में। चलिए अब बात करेंगे 4 रिंग्ड बटरफ्लाई। यहाँ पर एक छोटी सी प्यारी सी आपको तितली बटरफ्लाई देखने को मिल रही है, जिसके शरीर पे आपको 4 रिंग्स देखने को मिल रहा है, इसलिए इसे हम 4 रिंग्स बटरफ्लाई के नाम से जानते हैं। और 61 ईयर्स के बाद इसको स्पॉट किया गया है इन द नामदफा नेशनल पार्क। सो नामदफा नेशनल पार्क में इसको अभी रिसेंटली आइडेंटिफाई किया गया है, मतलब इसे देखा गया है। नामदफा नेशनल पार्क आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। पहली बार या लास्ट टाइम इसको जो रिपोर्ट किया गया था वो 1957 में आसाम में इसको रिपोर्ट किया गया था, और 61 ईयर्स के बाद इसको नामदफा नेशनल पार्क में देखा गया है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में। पहला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। तो इस स्कीम में जिसके अंदर 1000 रुपीज फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, किसने लॉन्च किया है? तो झारखंड गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन है, और हेमंत सोरेन 3rd टाइम झारखंड के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। झारखंड अगर हम बात करें तो यहाँ के गवर्नर रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, और गवर्नर कौन हो जाएंगे? आंसर हो जाएगा संतोष कुमार गंगवार आपको नए गवर्नर देखने को मिल जाएंगे झारखंड स्टेट के। Which country will help in the development of National Maritime Heritage Complex in the लोथल गुजरात? याद कीजिए मैंने बताया था 3 डेज के विजिट पे प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे वियतनाम के। तो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है और नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को बिल्ड किया जाएगा लोथल गुजरात में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द आईएनएस
सल्की रिसेंटली सीन इन द न्यूज, तो आईएनएस सल्की रिसेंटली न्यूज में है। ये क्या है? तो एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन आपको देखने को मिलेगी और इंडिया की पहली मेड इन इंडिया सबमरीन है जिसका नाम है आईएनएस सल्की, जो कि आपकी डीजल ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक सबमरीन आपको देखने को मिल जाएगी। 1992 में इसको कमीशन किया गया था और इसको डिजाइन या कंस्ट्रक्ट किसने किया है? तो एमडीएल मतलब मझगांव डॉक लिमिटेड ने इसको डिजाइन किया है मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी टोटल लेंथ 64.4 मीटर लॉन्ग आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ मीटिंग ऑफ आशियान इंडिया ट्रेड इन द गुड्स एग्रीमेंट ज्वाइंट कमिटी वॉज हेल्ड इन विच सिटी। तो आशियान इंडिया ट्रेड एंड गुड्स एग्रीमेंट ये 5वें नंबर की मीटिंग कहां पर हुई थी? इंडोनेशिया जकार्ता में हुई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन sign a donor agreement during the signing ceremony organized at the WHO headquarters in the Geneva. This agreement outlined the financial term for the implementing the activities of the WHO Global Traditional Medicine Center. यहाँ पे पूछा जा रहा है ये जो ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये जामनगर गुजरात में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। रॉबर्ट केली Ortwerk has been appointed as the CEO of which of the following company? तो रिसेंटली इन्हें बोइंग का नया CEO अपॉइंट किया है, जैसा कि आज हमने डिस्कस भी किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट फॉरेन अपॉइंटमेंट हुई है, ये लिस्ट आपको मिल जाएगी। आप टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और इसको आप पढ़ सकते हो, जो भी फॉरेन आपकी अपॉइंटमेंट रिसेंटली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है IIT मद्रास हैज पार्टनर विद विच बैंक टू लॉन्च साइबर सिक्योरिटी लैब to develop and deploy security solution in the crucial sector such as the healthcare, fintech and aerospace। तो यहाँ पे IIT मद्रास ने किस बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है साइबर सिक्योरिटी लैब को सेटअप करने के लिए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IDBI बैंक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF रिसेंटली एडिशनल चार्जेस किसे दिए गए हैं? आंसर हो जाएगा दलजीत सिंह चौधरी को एडिशनल चार्जेस दिए गए हैं, क्योंकि नितिन अग्रवाल जी को यहाँ पर हटा दिया गया है एज अ BSF डायरेक्टर जनरल। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। वेटरनल यामिनी कृष्णमूर्ति पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 83। शी इज रिलेटेड टू द विच डांस? तो यहाँ पर भरतनाट्यम हमें टिक करना है, पहली प्रायोरिटी भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम ऑप्शन में ना हो तब आप यहाँ पे कुचिपुड़ी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, कुचिपुड़ी जब ऑप्शन में ना हो, भरतनाट्यम भी नहीं है, कुचिपुड़ी भी नहीं है, तब आप उड़ीसी पे जाइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को लेने का मकसद यही है क्योंकि ये 3 डांस फॉर्म से एसोसिएटेड है, लेकिन इनको जाना किस लिए जाना जाता है? भरतनाट्यम के लिए प्राइमरी बेसिस पे जाना जाता है। ग्राम थॉर्पे पास्ड अवे रिसेंटली, ही इज रिलेटेड टू द विच स्पोर्ट? तो इनका रिलेशन आपको क्रिकेट से देखने को मिल जाएगा। इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। ये फॉर्मर इंग्लैंड बैटर और कोच रहे हैं ग्राम थॉर्पे, इनका रिसेंटली निधन हो गया है। Veteran Gandhian and social worker Somna Ranade passed away recently at the age of 100. इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था फॉर द सोशल वर्क इन विच ईयर? 2001 में, 2001 में इनको पद्म अवार्ड मिला था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक टू मर्ज बोथ यूपीआई एंड एनसीएमसी फीचर इन द रुपे क्रेडिट कार्ड? तो आंसर हो जाएगा आरबीएल बैंक। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी आज ही हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च मतलब इंडा, आपकी जो रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट की है फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये कितना फॉरकास्टिंग किया है? आंसर हो जाएगा आपका 7.5%। पहले इन्होंने 7.1% कहा था, नाउ इसको चेंज करके 7.5% कर दिया है। चलिए, इसके अलावा एक छोटी सी लिस्ट है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो, अदरवाइज पीडीएफ में तो इन्फॉर्मेशन होगी। ये आपकी अपडेटेड लिस्ट है। अलग अलग एजेंसीज ने जो भी इंडिया की जीडीपी फॉरकास्ट की है फॉर FY25 एंड FY26, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप इसे पढ़ सकते हैं, ये अपडेटेड लिस्ट है। अगर कोई चेंज होता है तो आप इस लिस्ट में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा तो उससे आप इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है वेयर वॉज द फोर्थ राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 हेल्ड? तो ये 4th नंबर का राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? भोपाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ ICAR सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च? तो ये हमने कल अपॉइंटमेंट डिस्कस की थी, कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा ग्रिनसन जॉर्ज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है के पंत।
passed away recently at the age of 64. He was the former director of which of the following? तो के पंत जी का निधन हो गया है। पूछा जा रहा है ये किस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के फॉर्मर डायरेक्टर के रूप में इन्होंने काम ने किया है। इसके अलावा इन्होंने आकाशवाणी न्यूज में भी एज अ एडिटर वर्क किया है। के पंत, ही पास्ड अवे रिसेंटली, एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आज के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स थे। कल डेफिनेटली हम डिजिटल बोर्ड में ही अपनी क्लास लेंगे। आज इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की वजह से हमको यहाँ पर अपने लैपटॉप में क्लास लेनी पड़ रही है, लेकिन मैंने सारी इंपॉर्टेंट इवेंट या जो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो यहाँ पे कवर कर दी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।